लो जी, आज तो मैं ही आ गया, तुम तो आते रहते थे। ठीक है, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है PKP स्ट्रेटजी एकेडमी। हम पढ़ रहे थे, ये क्या हो गया, ये तो शुरुआत ही ऐसी है। हम पढ़ रहे थे भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे चट्टानें। ये क्लास 4 है, तो हम आज जानेंगे चट्टानें क्या होती है। हाँ भाई, चट्टानें के बारे में तुम्हें कुछ पता है? नहीं। तो हम आपको बताने के लिए आए हैं ना। तो चट्टानें के बारे में हम मेनली अब आपको बताते हैं। चट्टानें वे समूह हैं जिनमें कम से कम 2 खनिज होते हैं, यानी कि चट्टानें बनने के लिए कम से कम 2 खनिजों का होना अनिवार्य है। इस तरह से यदि मैं बात करूँ तो चट्टानें 2 खनिजों का समूह होता है। हमारे भूतल पर यदि हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी के ऊपर जो हमें भू आकृति दिखाई देती है वे चट्टानें होती है, चाहे वे एक पर्वत के रूप में हो, चाहे वे एक ज्वालामुखी के रूप में हो, चाहे लावा के रूप में। ये सभी चट्टानें हैं। चट्टानें मेनली 3 प्रकार की होती है। पहली आग्नेय चट्टानें होती है, दूसरी अवसादी चट्टानें होती है और तीसरी होती है हमारी कायांतरिक चट्टानें, जिनको हम रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं। आज हम इन्हीं चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। पहली आग्नेय चट्टान है, दूसरी अवसादी चट्टान और तीसरी रूपांतरित चट्टानें हैं। ठीक है ना। देखो, आग्नेय चट्टानें क्या होती है, मैं आपको समझा दूँ। आग्नेय चट्टानें, अब इसका नाम जैसे आप समझ रहे हो आग्नेय, तो आग से ही बनी हुई है। तो आग्नेय चट्टानें का जो मेनली जो निर्माण होता है वो होता है हमारे मैग्मा और लावा से। मैग्मा और लावा यदि आप एक बात मानते हो तो मैं आपको थोड़ी सी इसमें क्लियर कर दूं। यदि कोई गर्म तरल पदार्थ पृथ्वी की भूपटल से नीचे है तो अब हम उसको कहेंगे मैग्मा, और जैसे ही वह तरल पदार्थ पृथ्वी की सतह फाड़कर ऊपर आ जाता है उसको कहेंगे हम लावा। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। ठीक, वैसे मैग्मा से ही लावा बनता है, ये कोई अलग बात नहीं, लेकिन कहने का अंतर है। पृथ्वी की सतह पर है तो लावा और पृथ्वी के अंदर है तो मैग्मा। चलो जी, हम बात कर रहे थे आग्नेय चट्टान की। आग्नेय चट्टानें मैग्मा से बनता है। अब मैग्मा कहाँ जमेगा, कहाँ ठंडा होगा, इस पर डिपेंड करता है कि आग्नेय चट्टानें कौन सी होगी। यदि मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आकर जम गया, यानी कि लावा के रूप में ठंडा होकर जम गया, तब हम उनको कहेंगे बाह्य निर्मित चट्टान। यदि मैग्मा पृथ्वी के सतह से नीचे ही जम गया, यानी पृथ्वी के अंदर ही जम गया, तब उनको जो उनके द्वारा बनी जो चट्टान होगी वे अंतर्निर्मित चट्टानें होगी। इसी तरह यदि मैं अवसादी चट्टान की बात करूं, अवसादी चट्टानें अवसाद से निर्मित होती है। अवसाद क्या होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं अपक्षय होता है किसी भी चट्टान का, अपर्दन होता है। इनके ही अपक्षय और अपर्दन से जहाँ ये इनके कण इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और उनके द्वारा जो चट्टान बनती है वह चट्टान अवसादी चट्टान होती है। जैसे कि यदि मैं आग्नेय चट्टान की बात करूँ तो आग्नेय चट्टान यदि इसका अपक्षय और अपर्दन होए, क्योंकि आग्नेय चट्टान का अपक्षय और अपर्दन केवल भौतिक प्रक्रियाओं से ही हो सकता है, इसमें रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, और इसका जो अपक्षय और अपर्दन भी बहुत कठिन होता है। यदि इनका किसी वजह से अपक्षय और अपर्दन हो जाए, इनके जो कण हैं इकट्ठे होकर कहीं बहकर या कुछ भी होकर इकट्ठे हो जाए और इनके द्वारा जो बनी चट्टान होगी वो कौन सी चट्टान कहलाई जाएगी, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में भी 3 हैं, जलद चट्टान, वायु निर्मित चट्टान और हिमानी निर्मित चट्टान। इनका नाम से आप समझ रखे हो कि जलद चट्टान कैसी है, वायु निर्मित चट्टान कैसी है और हिमानी निर्मित। जल से बनने वाली जलज, वायु से बनने वाली वायु निर्मित और हिमानी से बनने वाली हिमानी चट्टान, हिम नदी से बनने वाली। और जब अवसादी और कायांतरिक चट्टान बन जाती है, इनका कुछ समय बाद भौतिक और रासायनिक अपक्षय होना शुरू हो जाता है। कहीं इन पर दाब पड़ना शुरू हो जाता है तो कहीं इन पर ताप बढ़ना शुरू हो जाता है। यदि ताप की मात्रा और दाब की मात्रा बढ़ गई तो इनका रूप एक से दूसरे में परिवर्तित हो जाता है, जिस कारण इनका जो निर्माण होता है रूपांतरित चट्टान के रूप में हो जाता है।
रूपांतरित चट्टान में हमारी नीस होगी, संगमरमर होगी, सलेट होगी, शिस्ट होगी। ये मैंने अभी आपको बेसिक जानकारी दी। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखते हैं। पहले ले रहे हैं हम आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान आग्नेय चट्टान में बता दूं आपको, गर्मी हो रही है बहुत। आग्नेय चट्टान मैंने आपको बताई दो तरह की होती है, अंतर्निर्मित और बाह्य निर्मित। अंतर्निर्मित चट्टान में हम पहले पढ़ेंगे। यदि मैं बात करूं अंतर्निर्मित चट्टान ए, अंतर्निर्मित चट्टान, अंतर्निर्मित चट्टान, अंतर्निर्मित चट्टान अभी मैंने बताया यदि मैग्मा पृथ्वी के भूपटल पर आने से पहले ही ठंडा हो जाए और उसके द्वारा जो चट्टानें बनती है अंतर्निर्मित चट्टानें होती है। तो इसमें पहली चट्टान का नाम यदि मैं आपको बताऊं, पहली चट्टान है बैथोलिथ, बैथोलिथ। दूसरी चट्टान है हमारी लैथोलिथ। इसी प्रकार तीसरी है हमारी सील। चौथी है हमारी डाइक। अब हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। बैथोलिथ, लैथोलिथ, सील, डाइक। तो ध्यान सुनो, मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। मैं एक चित्र बनाऊंगा अभी। इस चित्र का नाम मैं वो जो निर्माण करूंगा मैं 3D में करूंगा। ये रहा हमारी पृथ्वी का अंतरतम भाग। ये हमारा भूपटल हो गया हमारा कुछ। ये इधर नदी बह रही है, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, ये हमारा हो गया भूपटल, ठीक है। ये पृथ्वी का अंतरतम भाग। यदि मैं बैथोलिथ की बात करूँ तो बैथोलिथ एक बहुत ही वृहद आकार की चट्टानें होती है जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा से द्वारा बनती है। इसकी जो लंबाई है लगभग सैकड़ों किलोमीटर होती है, चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर होती है। यानी कि इसका जो विस्तार है बहुत ही फैला हुआ होता है। यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारी हो गई बैथोलिथ। क्योंकि इसकी यदि गहराई की भी बात करूँ तो इसकी गहराई को नहीं मापा जा सकता। इसकी गहराई का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते बैथोलिथ की गहराई कहाँ तक है। ये जो चट्टान हो गई हमारी, पहली चट्टान होगी हमारी बैथोलिथ। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद लैकोलिथ की। लैकोलिथ कुछ नहीं, केवल इसका ही थोड़ा सा उभार सा होता है इसमें लगभग। यानी कि ऐसे बताऊँ जैसे कि पृथ्वी से निकलने वाली जो मैग्मा है वो पृथ्वी पर थोड़ा सा निकलने से पहले उभार के रूप में ठंडा हो जाए। यानी कि यदि मैं 3D में इसमें चित्र बनाऊँ तो ये रहा पृथ्वी में ऐसा, ये बाहर निकलने वाला था लेकिन ये ठंडा हो चुका है। जो इसकी आकृति होती है लगभग उत्तल की आकृति होती है। इसका बीच का हिस्सा उभरा हुआ और पास का हिस्सा दबा हुआ होता है। सेम इसका ही उल्टा होता है इसका थोड़ा सा लैपोलिथ। लैपोलिथ मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ। इसका जो उल्टा होता है वो लैपोलिथ। लैपोलिथ कैसा होता है? लैपोलिथ की जो आकृति होती है तस्तरी नुमा होती है, ऐसी।
इसका बीच का हिस्सा दबा हुआ होता है और किनारे उठे उठे, ये लैपोलिथ थी। इसके बाद आती है सिल और डाइक। तो डाइक पे हम सिल से पहले डाइक समझेंगे। डाइक आखिर कैसी होगी, इसको मैं, आप इसको चित्र को बना लीजिए, मैं एक बार मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका चित्र का। देखिए यदि मैं बात करूं डाइक की, तो ये हमारा भूपटल का अंतरतम भाग है और इसमें हमारा जो मैग्मा भरा हुआ है, ये यदि मैग्मा भरा हुआ है और मैग्मा यदि पृथ्वी के भूपटल पर जाने की कोशिश कर रहा है, यदि मैं ये बता दूं, ये जा रहा है भूपटल के ऊपर, ये जो नली के रूप में ऊपर जा रहा है और ये नली आगे चलकर ठंडी हो जाए तो नली में एक ऐसे लंबवत रूप से या थोड़ा सा तिरछी क्षैतिज रूप से हमें क्या मिलता है, जमा हुआ चट्टान या जमा हुआ लावा। ये जो जमा हुआ मैग्मा या लावा चट्टान है, इसको ही कहते हैं हम, ये इसको क्या कहते हैं हम, डाइक। ये हमारा है डाइक, ठीक है। अब बात करते हैं हम सिल की। सिल क्या है, तो सिल कैसे होती है, यदि यह डाइक कुछ ऐसे पृथ्वी की जो सतह है, सतह के समांतर चलना शुरू कर दे, ये मैं आपको चित्र बना के दिखा देता हूँ, ये ऐसे अंदर की तरफ ही, तब ये क्या कहलाएगी, डाइक। क्योंकि इसकी जो निर्माण है पृथ्वी के अंतरतम ही है, अतः अंतर्निर्मित डाइक है, और जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो पृथ्वी की सतह के समांतर है बिल्कुल, ठीक है। अभी हमने अंतर्निर्मित चट्टान के अंतर्गत पढ़ा बैथोलिथ, लैकोलिथ, सिल, डाइक और लैपोलिथ, ऐसे ही। अभी मैं मिटा देता हूँ, अब हम पढ़ेंगे बाह्य निर्मित चट्टान के बारे में। बाह्य निर्मित चट्टानें क्या होती है, देखो बाह्य निर्मित, आप इसके नाम से ही अनुमान लगा सकते हैं कि बाह्य निर्मित चट्टान क्या है। बाह्य निर्मित चट्टानें, अब एक क्वेश्चन है आपसे कि बाह्य निर्मित चट्टानें मैग्मा से बनती है कि लावा से बनती है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ इधर। क्वेश्चन आपसे यह है कि बाह्य निर्मित चट्टानें मैग्मा से बनती है, मैग्मा से बनती है अथवा लावा से। ये आपसे क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख से बता सकते हैं। मैं फिलहाल क्लास में पूछ रहा हूँ। हाँ भाई ये बताइए, मैग्मा से बनती है या लावा से? हाँ बिल्कुल आप ठीक कर रहे हो। किससे बनती है? मैं आपका आंसर इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि कमेंट में इनको लिखना है। जैसे आपने ठीक बताया इसका आंसर, ठीक है। अब बाह्य निर्मित चट्टान के बारे में बात करते हैं। बाह्य निर्मित चट्टानें कैसे बनती है, इसका निर्माण मैं आपको बता दूं। जैसे कि हमारी कोई ज्वालामुखी ये है, इस ज्वालामुखी में से जैसे ही ये भूपृष्ठ है, ये रहा हमारा भूपृष्ठ। जैसे ज्वालामुखी में से मैग्मा निकलना शुरू हुआ, ये मैग्मा निकलकर बहने लगा, मैग्मा पृथ्वी की सतह के समांतर बहना शुरू हुआ। इसके जो द्वारा चट्टान बनी उसको कहेंगे हम बाह्य निर्मित चट्टानें। उसको क्या कहेंगे? बाह्य निर्मित चट्टानें। केवल बाह्य निर्मित चट्टानों में यही था। हमने पढ़ा अभी तक आग्नेय चट्टानें। अब हम पढ़ेंगे अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें क्या है यह मैंने आपको पहले बता दिया। अब हम इनके प्रकार में पढ़ेंगे जलज चट्टानें, वायु निर्मित चट्टानें और हिमानी निर्मित चट्टानें। ठीक है, आप अभी इसको एक बार लिख लीजिएगा। अब बात करेंगे अवसादी चट्टान। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। देखिए अवसादी चट्टान,
पहली हेडिंग है हमारी जलज चट्टान। कैसी है? जलज चट्टान। ये जो हमारी जलज चट्टान है ये कैसे बनती है? जलज चट्टान अवसाद है, क्योंकि हम अवसादी चट्टान से पढ़े तो अवसादी चट्टान है। आप इमेजिन करो कि आप किसी नदी किनारे बैठे हो, समुद्र के किनारे बैठे हो या किसी तालाब के किनारे बैठे हो। आपने देखा होगा कि नदी, तालाब, समुद्र के किनारे यदि बैठे हो तो रेत के कण धीरे धीरे समुद्र से, नदी से, तालाब से किनारे पर आते हैं। उनके रेत के कण जैसे आए वे परत दर एक जगह इकट्ठे हुए और उनके द्वारा बनी एक चट्टान, जिसको हमने कहा जलज चट्टान, क्योंकि जल के द्वारा बनी। तो जलज चट्टान भी 3 प्रकार की है। पहली चट्टान है इसमें समुद्र द्वारा निर्मित, यानी समुद्र निर्मित चट्टान। दूसरी है नदियों द्वारा, यानी कि नदी निर्मित चट्टान। ये नदी बनाती है इन चट्टानों को। और जो तीसरी है सरोवर यानी कि तालाब, सरोवर निर्मित चट्टान। ठीक है, ये थी जलज निर्मित चट्टान। अब बात करते हैं वायु निर्मित चट्टान की। तो वायु निर्मित चट्टान, आप इसके नाम से अनुमान लगा लीजिए वायु निर्मित। इसका बेस्ट उदाहरण मैं आपको बता दूं। आप किसी मरुस्थल में चले जाइए, किसी रेगिस्तान में चले जाइए, आपने देखा होगा कि बालू के टीले एक स्थान से उड़कर हवा के साथ बहकर रेत के कण दूसरे स्थान पर बालू का टीला बना देते हैं, यानी कि बालू को टीले का स्थानांतरण होता रहता है। यही टीले एक जगह जब बहुत ही समय तक रहते हैं तो कठोर हो जाते हैं, इस कारण वहाँ एक चट्टान का निर्माण हो जाता है। बालू के टीले का जो वायु के द्वारा चट्टान बनाई गई, ये हम लिखेंगे वायु निर्मित चट्टान के अंतर्गत, क्योंकि इनका निर्माण वायु ने किया। बेस्ट उदाहरण मैंने आपको बताया शुष्क रेगिस्तान में, हमारा जो थार का मरुस्थल है इसमें भी ऐसी चट्टानें पाई जाती है। ठीक है। और तीसरी जो चट्टान है हमारी हिमानी निर्मित चट्टान। हिमानी निर्मित चट्टान कैसी होती है? बहुत बड़े बड़े पर्वतों में जो बिल्कुल शीर्ष पर होते हैं हिमनद के द्वारा जो बहकर लाए गए पदार्थ, उनसे जो मिलकर चट्टान बनते हैं उनको कहते हैं हिमानी निर्मित चट्टान, यानी कि बर्फ़ों के द्वारा बनाई गई चट्टान हिमानी निर्मित चट्टान कहलाती है। ठीक है, इनके सबसे नाम से ही इनका अर्थ है। अब आते हैं रूपांतरित चट्टान, क्योंकि मैंने इनका भी इसके बारे में बेसिक मैंने आपको पहले बता दिया रूपांतरित चट्टानें कैसी होती है। रूपांतरित चट्टानें देखो डायरेक्टली आग्नेय चट्टान से भी रूपांतरित चट्टानें बन सकती है और अवसादी चट्टान से तो रूपांतरित चट्टानें बनती है। रूपांतरित चट्टान में नीस है, संगमरमर है, स्लेट है, शिस्ट है। क्योंकि रूपांतरित चट्टान दाब और ताप पर निर्भर करती है। देखो यदि मैं नीस की बात करूं, नीस क्या है? बड़े बड़े कणों से मिलकर बनने वाला एक पत्थर। इसके कण बहुत बड़े होते हैं, इस पर जब दाब पड़ता है और ताप की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो एक नीस जैसे पत्थर का निर्माण होता है। वहीं यदि मैं बात करूं संगमरमर की, संगमरमर क्या है? एक पूर्णतः शुद्ध चूना है। यदि चूने पर मैं दाब और ताप की मात्रा बढ़ा दूं तो संगमरमर बन जाएगा। वहीं यदि मैं शिस्ट की बात करूं, स्लेट बाद में शिस्ट की बात करूं, जहां नीस के जो कण थे बड़े थे, वहीं जो शिस्ट के कण है बहुत ही बारीक है, इसके कण महीन है ये बिल्कुल। यदि मैं स्लेट की बात करूं तो स्लेट एक भूरे रंग की चट्टान होती है। स्लेट ये वही वाली स्लेट है जब हम कभी छोटे हुआ करते थे, एक छोटी सी तख्ती पर लिखते थे, ये वही स्लेट है। ये भी चट्टान होती है। अब हमने पढ़ा था आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, इनके बारे में हमने वर्णन कर लिया। अब हम प्रत्येक की विशेषताएं जानेंगे, आखिर इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आप इनको लिख लीजिएगा। देखिए मैं इनकी विशेषता लिख रहा हूँ। पहले विशेषता लिखेंगे हम किसके बारे में? आग्नेय चट्टान के बारे में। तो मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। यदि कोई भी पार्ट आपको समझ में ना आए
तो उसको आप कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलो जी, ये बात चली थी हमारे। अब हेडिंग डालते हैं हम आग्नेय चट्टान की विशेषताएं। आग्नेय चट्टान की विशेषताएं। देखो आग्नेय चट्टान कैसी होती है, क्योंकि आग्नेय चट्टान मैग्मा से बनी होती है, लावा से बनी होती है। तो मैग्मा और लावा, इनके कण बहुत ही आपस में यानी कि बहुत ही कम गैप के साथ जुड़े होते हैं। इनके कणों के मध्य बहुत ही कम गैप होता है। इस कारण इनकी जो पहली विशेषता में मैं लिख दूं, जो इनकी विशेषता अच्छी मानी जाती है, तो पहली विशेषता है कि ये सबसे कठोर चट्टानें होती है। कैसी होती है? सबसे कठोर चट्टानें होती है। आग्नेय चट्टान सबसे कठोर चट्टानें होती है। उसके बाद जैसे ये हमारी सबसे कठोर चट्टानें हैं, तो आप बताइए क्या सीमट में से आप पानी नीचे चुवा सकते हैं? नहीं, यानी कि जब सीमट में से पानी नीचे नहीं छन सकता, आपके सिलबट्टे में से पानी नीचे नहीं छन सकता, और आपके संगमरमर से भी पानी नीचे नहीं छन सकता। वैसे संगमरमर से पानी नीचे चला जाता है बहुत ही आराम से। ये तो जो उदाहरण इसका गलत हो गया, लेकिन आप सिलबट्टे में पानी नीचे नहीं छान सकते। तो यानी कि मैं कहूँ इससे पानी का यानी कि जल का रिसाव नहीं होता, यानी कि जल नहीं छनता, रिसाव नहीं होता। चलो जी, दूसरी बात। तीसरी बात मैं आपको एक पूछना चाहूँगा, लावा कितना गर्म होता है? यदि आप उसमें अपनी उंगली डाल के देखो तो आप क्या उम्मीद करोगे कि आपकी उंगली साबुती मिल जाएगी? या उम्मीद कर रहे हो? नहीं। तो फिर क्या आपने अनुमान लगाया कि यदि मैंने इसमें उंगली डाल दी तो इसकी जो अंगुली है जलकर राख, ना मिनट ना घंटा ना सेकंड, मिली सेकंडों में राख का काम कर देगी, ठीक है। तो मैं अब इसमें जो तीसरा लिखने जा रहा हूँ, तो इसमें इसी कारण जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक, क्या नहीं पाए जाते? जीवाश्म नहीं पाए जाते, ठीक है जी। चलो जी, चौथी बात, आग्नेय चट्टानों का निर्माण कहाँ से होता है? ज़्यादातर ज्वालामुखी में से। तो मैं भी ये भी लिख दूं कि ये ज़्यादातर ज्वालामुखी से प्राप्त की जाती है। ठीक है ना। ये मैंने इसकी 4 विशेषताएं बता दी। आप इसकी बाकी की विशेषताएं मुझे कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा क्या क्या है। मैं जानना चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति कितने सीरियस हैं। ठीक है, अब हम अवसादी चट्टानें की विशेषताएं लिखेंगे। आप फिलहाल इनको लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। देख, अवसादी चट्टान कैसे बनती है, पहले इसकी हमने बात करी, बेसिक देखा। अवसादी चट्टानें हमारे जो कण होते हैं परत दर परत बिछते रहते हैं, उनके कारण हमारी जो चट्टान का निर्माण होता है। तो जो इस चट्टान की पहली विशेषता है, तो पहली विशेषता मैं लिख दूं मैं कि इन चट्टानों में परतें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? परतें पाई जाती है। ठीक है जी। चलो, दूसरा क्वेश्चन है, इसकी विशेषता में और क्या होता है। अब एक बात बताओ, चलो थोड़ी सी,
मैं एक मुट्ठी रेत ले रहा हूँ, मैं रेत डालता जा रहा हूँ, रेत डालता जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रेत तो कण है। बाई चांस उस रेत के ऊपर थोड़ा सा जो टीला बन गया, उसके ऊपर चींटी आ गई, मकड़ी आ गई, मकोड़ा आ गया, कुछ भी, कॉकरोच कुछ भी आ गया, और मैं लगातार रेत डालता जा रहा हूँ, तो मैं क्या पाऊँगा उसमें? कुछ समय बाद मैं पाऊँगा कि उसमें जो जीव जंतु उसमें दब गए। दबने के बाद क्या मिलेगा? वे मरने के बाद उनका जीवांश मिलेगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इन चट्टानों में भी यही है, यानी कि दूसरी विशेषता में इन चट्टानों में क्या पाया जाता है? जीवाश्म। क्यों पाया जाता है मैंने आपको भी थोड़ा सा इमेजिन करवा के बता दिया। जीवाश्म पाया जाता है, ठीक है जी। चलो, आप रेत की चट्टानें बनाने का मैंने उदाहरण दिया, उसको कठोर कर लीजिए। कठोर करने के बाद चेक करिए पानी डालकर, क्या पानी ऊपरी सतह से निचली सतह तक आ रहा है? यदि आ रहा है तो आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हो। आपने जान लिया है कि हम कौन सी चट्टानें पढ़ रहे हैं, अवसादी चट्टानें। तो अवसादी चट्टानों की जो तीसरी विशेषता है, इसमें पानी सीधे सीधे छन जाता है। क्या हो जाता है? छन जाता है, यानी कि एक सतह से दूसरी सतह पर पहुंच जाता है। चौथी विशेषता है, ये कमजोर एवं मुलायम प्रकार की होती है। कैसी होती है? कमजोर एवं मुलायम प्रकार की होती है। और यदि मैं पांचवी विशेषता की बात करूं, वैसे आपको लिखना था लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं, पांचवी विशेषता है, इन चट्टानों में बहुत ही महीन छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बहुत ही महीन छिद्र। इन चट्टानों में बहुत ही महीन छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र पाए जाते हैं। ये मैंने अवसादी चट्टानों की विशेषताएं लिख दी। अब हम बात करेंगे कौन सी विशेषताएं इनके अलावा, कौन सी विशेषताएं बताइए मुझे। बताओ कौन सी विशेषताएं? आप लिख लीजिए। किस चीज़ की विशेषताएं बताएंगे हम? पता नहीं। कायांतरित चट्टानों की विशेषताएं, ठीक है। रूपांतरित कह लो उसको, कायांतरित कह लो, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? रूपांतरित चट्टानों की विशेषताएं। रूपांतरित चट्टानों की विशेषताएं। देखो, रूपांतरित चट्टानों की विशेषताएं लगभग ऐसे जैसे कायांतरित चट्टानों की विशेषताएं, लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं अलग है। जैसे कि इन चट्टानों में पपड़ी पड़ जाती है। इन चट्टानों में आसानी से पपड़ी पड़ जाती है, ठीक है। चूँकि ये चट्टान बहुत अधिक दाब और बहुत अधिक ताप से बनती है, तो इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। इसमें भी, यानी कि इस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। क्या आपने संगमरमर में कोई जीवाश्म देखा है? कभी आपके संगमरमर में कोई पुरातात्विक कुछ अवशेष मिला हो? नहीं। आपके घर में लग रहा होगा तो चेक कर लेना एक बार, क्या पता मिल जाए। आपको मिल गया तो आपको नोबेल पुरस्कार के लिए आप सम्मानित कर जाएंगे, ठीक है। तीसरी जो विशेषता है,
तीसरी विशेषता में लिख लीजिए, चूंकि इनका रूपांतरण अवसादी अथवा आग्नेय चट्टानों से होता है, तो इन पर भौतिक और रासायनिक कारक प्रभाव डालते हैं। कारक क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं। ये मैंने इसकी 3 विशेषताएं लिखवा दी। इसी के साथ हमारा ये चट्टान टॉपिक समाप्त होता है। यदि आपको अब भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट में लिखकर मुझे बता दीजिएगा। जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ मांगता हूँ, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। धन्यवाद।